ये रोमांटिक गीत लिखने वाला जो मनोज मुंतशिर है वो केंद्र सरकार के गीत गाने लगा है। क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? तो इसकी क्या वजह है? लगता है कि गीतकार जो है इतिहास बदलने पर लगा हुआ है इस वक्त। गीतकार को ही बदलना होगा। इतिहास को एक धर्म के चश्मे से देखना ठीक है क्या? क्या कहूँ आपको, मैं आपको मनोज मुंतशिर कहूँ या मनोज शुक्ला कहूँ? तो ये मान लूँ कि मैं जो गीतकार हैं वो गीत लिखने के लिए शब्द चुराते हैं। बातचीत की शुरुआत में आप ही की लिखी 2 लाइनों से करना चाहता हूँ कि आप ही ने कहा है कि अच्छा लिखने के लिए मोहब्बत का हो जाना ज़रूरी है और बहुत अच्छा लिखने के लिए उस मोहब्बत का खो जाना भी ज़रूरी है। तो गौरीगंज के इस लड़के ने क्या खोया और क्या पाया है? पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि कवि, शायर, गीतकार, लेखक ये जन्मजात होते हैं, लेकिन वो जन्मजात होने के बावजूद एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है। एक ऐसा हादसा, एक ऐसी घटना जो आपको बताए कि आपके अंदर क्या अणु छुपे हुए हैं। तो जब आप पहली बार मोहब्बत में आपका दिल टूटता है, पहली बार आप दर्द महसूस करते हैं, बग़ैर वेदना के जो कविता निकलेगी वो बड़ी खोखली होगी। तो दर्द का बड़ा गहरा रिश्ता कविता के साथ है। तो मोहब्बत के गीत लिखने वाले और रूमानी एहसास को अपने शब्दों में बयां करने वाला जो लेखक है, जो गीतकार है, अचानक से इतिहास की ज़मीन पर क्यों लौट आया और जिस मतलब एग्रेसिवनेस से, जिस आक्रामकता के साथ इतिहास को बदलने और जानने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी क्या वजह है? लगता है कि गीतकार जो है इतिहास बदलने पर लगा हुआ है इस वक्त। गीतकार को ही बदलना होगा। जिनके पास लिखने, पढ़ने, बोलने और संप्रेषणीयता का पावर है, जो बात कह सकते हैं, अगर वही चुप रह गए, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। तो अगर मैं बोल सकता था और मुझे जीवन के किसी मोड़ पे आके पता चला कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है, और स्पेशली जो मेरी जनरेशन है उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि मेरी जनरेशन डिजिटल दौर में नहीं थी। मेरी जनरेशन को उतना ही पता होता था जितना हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा दिया गया, और जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया वो एजेंडा के तहत था। जब आपको धीरे धीरे ये खुलना आप पे शुरू होता है तो आपको तकलीफ होती है। आप कह रहे हैं हिस्ट्री मैंने क्यों बदलनी चाहिए, हिस्ट्री के बारे में मैंने दूसरा पॉइंट ऑफ बदलनी नहीं चाहिए, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रखा? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए रखा कि जिस चीज़ को मैं बड़े गर्व के साथ अपने सीने पे मेडल की तरह लगाए घूमता था कि मैं सेकुलर, मैं सेकुलर, मैं सेकुलर, बहुत दिनों बाद पता चला कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ, धोखा हो गया मेरे साथ। सेकुलर होना नागरिक का काम नहीं है, सरकार का काम है। आपने जो अभी कुछ दिनों पहले कहा, काफ़ी मतलब विवाद भी है उसको लेकर कि अकबर, शाहजहां, हुमायूं ये ग्लोरीफाइड डकैत है। तो ये क्यों कहा आपने, और क्या लगता है कि जो पूरा इतिहास है वो आप नए सिरे से लिखना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल लिखना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि पता नहीं किस एजेंडा के तहत मुझे एक सीरीज बात बताएं। मैं तो बहुत बेसिक बात करता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर में कोई घुस आया, उसने मेरे घर के आगे अपने नाम की तख्ती लगा दी। जब समय बदलेगा तो क्या मैं उस तख्ती को हटा के वहाँ अपना नाम नहीं लिखूंगा जो मेरे बाप दादा का घर था? जिन लोगों से अफ़गानिस्तान और फ़रगाना और समरकंद में और उज़्बेकिस्तान में एक बाथरूम, एक टॉयलेट नहीं बना, वो हिंदुस्तान में ताजमहल बनवाने आए थे। तो ये जो हमें चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि ये आर्किटेक्चर हमें दिया, ये सब हमारे अपने लोगों, हमारे अपने शिल्पियों, हमारे अपने कारीगरों के दम पे था। और आप ये देखें हमने कीमत क्या चुकाई है, हमने ये तो देख लिया, बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ाया गया, मैं भी जानता हूँ। कुतुब मीनार किसने बनवाई मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भाई मेरे क्लास 3rd या 4th के सिलेबस में है। लाल किला किसने बनवाया मैं जानता हूँ। ताजमहल किसने बनवाया मैं जानता हूँ। सोमनाथ किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। मथुरा किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। अयोध्या किसने उजाड़ी मैं क्यों नहीं जानता। काशी किसने बर्बाद की मैं क्यों नहीं जानता। तो आप मुझे एक तरह का इतिहास पढ़ाएंगे, दूसरा नहीं पढ़ाएंगे। तो ये जो सेलेक्टिव हिस्ट्री मुझे पढ़ाना है, तो ये गलती किसकी है? जिन लोगों ने मेरा पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उनकी गलती है। इसको करेक्ट करने का टाइम आया है। मैं तो दोनों बातें बोल रहा हूँ, दूसरा पहलू दिखा रहा हूँ खाली। मैं इससे तो इनकार नहीं कर रहा कि भाई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, इसके साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि सोमनाथ एक लुटेरे ने तोड़ा भी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो हीरो वर्शिप है उसने बड़ा गलत रूप धारण किया हुआ है, क्योंकि हमने जो अपने हीरोज़ बनाए हैं वो जाति, धर्म, संप्रदाय और मज़हब के आधार पर बनाए हुए हैं। और ये दुर्भाग्य है भारत का। हमारे हीरोज़, हमारे नायक सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर बनने चाहिए, और इस आधार पर बनने चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए छोड़ा क्या है।
आप इस बात पे विश्वास करेंगे, एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ का जो कि महमूद गज़नी को अपना हीरो मानता है। अभी कुछ दिनों पहले तो एक साहब ने सोमनाथ के सामने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल दिया कि देखिए ये वही जगह है जहाँ हमारे पीर महमूद गज़नी आए थे। ये एक आदमी जिसका नॉलेज कम है, जिसका ज्ञान कम है, वो हज़ारों लाखों मुसलमानों को गलत लाइट में दिखा रहा है। तो मेरी जो खिलाफत है, मेरी खिलाफत उन लोगों से नहीं है, वो तो मेरे भाई हैं। मेरी खिलाफत इस एक आदमी से है। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि जिस महमूद गज़नी को तुम हीरो मानते हो, क्या तुमको पता है कि अफ़गानिस्तान में उसे कोई पहचानता तक नहीं है जहाँ से वो आया था। अब गज़नी अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। उस गाँव के बाहर अफ़गानिस्तान को तो चाहिए था कि फिर अपने इस वीर पुत्र को सेलिब्रेट करे। जगह जगह महमूद गज़नी के नाम पे होटल्स हों, इमारतें हों, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हों। महमूद गज़नी के नाम पे वहाँ एक बाथरूम तक नहीं है। वो लोगों ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया अफ़गानिस्तान ने, बिकॉज उनको पता था कि ये आदमी लुटेरा था। तो जो लुटेरा था वो लुटेरा था। इसमें किस बात का शक होता है आपको? आप क्यों इस बात पे कांप जाते हैं जब मैं कहता हूं कि बख्तियारपुर जो स्टेशन है बिहार में, उसका नाम बदलना चाहिए? और हम क्यों नहीं बदल पाए आज तक? हमारी राष्ट्रीय अस्मिता कितनी मर चुकी है, हम कितने पद्दलित हो चुके हैं कि उस पर भी विरोधाभास है। उस पर भी जब बात कभी निकलती तो 50 लोग खड़े हो जाते हैं कि आप नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? कौन था बख्तियार खिलजी? बख्तियार खिलजी वो आदमी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी, पूरी लाइब्रेरी जला दी थी। हम आज इसी की तो कीमत चुका रहे हैं। जब हमारे मुंह पे आके लोग बोल के चले जाते हैं, अरे यार तुम तो बोलते रहते हो, क्या कौन सा रामायण कौन सा महाभारत, ये सब शास्त्र कभी हुआ करते थे, लेकिन हमारे पास प्रूफ करने को कुछ नहीं है। इसलिए प्रूफ करने को नहीं है क्योंकि इस तरह के अतिक्रमण, इस तरह के आक्रमण हम पे हुए। नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगी थी वो महीनों तक उससे धुआं उठता रहा है। हजारों लाखों किताबें जला के नष्ट कर दी गई। उस आदमी को, नालंदा से तो 1 घंटे के रास्ते पे है वो बख्तियारपुर, उस आदमी को आपने एक स्टेशन बना के, रेलवे स्टेशन बना के एक शहर बसा दिया आपने उसके नाम पे। इस हिस्ट्री का विरोध होना चाहिए पंत जी, और इस हिस्ट्री का जो विरोध नहीं करेगा वो देश के विरोध में है। लेकिन इतिहास को एक धर्म के चश्मे से देखना ठीक है क्या? धर्म के चश्मे से नहीं, लेकिन राष्ट्रीयता के चश्मे से देखना ठीक है। लेकिन आपने नायकों की भी बात की और इतिहास के साथ उसको जोड़ने की कोशिश भी की। अभी आपने जो हमारे आज़ादी के जो नायक हैं वहाँ भी आपने धर्म और जाति के चश्मे का इस्तेमाल किया कि जियो तिवारी, जनेऊधारी, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आपने जिन बिंबों का इस्तेमाल किया वो धार्मिक बिंब हैं पूरे, और एक जो हमारा गौरव है, जो नायक के तौर पर जिनको हम एक गौरव की तरह याद करते हैं, उनको आपने एक खास जाति में समेट दिया। देखिए ये बड़ी त्रासदी है इस देश की कि यहाँ एक हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाए, सब चुप रहते हैं। यहाँ एक हिंदू कन्वर्ट होकर ईसाई हो जाए, सब चुप रहते हैं। यहाँ एक हिंदू जिस दिन हिंदू हो जाए उस दिन शोर मचने लगता है। चंद्रशेखर आज़ाद को चंद्रशेखर तिवारी मैंने बनाया है, मेरा क्या लेना देना? मैं दुनिया की तरह मैं भी इतिहास पढ़ता हूँ, वही इतिहास जो आपने पढ़ा है, वही तस्वीर जो आपने देखी है कि वो मूछों पे ताव दे रहे हैं, जनेऊ पहनी हुई है। मैंने कहा जनेऊधारी बोल दिया, और वो तिवारी थे, पंडित सीताराम तिवारी उनके पिता का नाम था। और मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब आप सरदार भगत सिंह को, जिन्होंने ऐलानिया बोल दिया था कि मैं नास्तिक हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी नहीं बोला कि मैं नास्तिक हूँ, एक बार भी नहीं बोला। तो जब आप सरदार भगत सिंह को उनकी पगड़ी के साथ स्वीकार करते हैं, तो आप चंद्रशेखर तिवारी को, आज़ाद को उनकी जनेऊ के साथ स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? उससे आपका कौन से एजेंडा को चोट पहुंच रही है? और चलिए आप नहीं करना चाहते, मैं बड़ा खराब आदमी हूँ, मैंने बड़ी गलत बात बोल दी। जो उन्होंने रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, वो आज भी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की बनाई हुई है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सचिव जो उसके सेक्रेटरी हैं, जो कि उन्हीं की वंशावली में आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की, उनका बाकायदा मुझे मेल आया है कि आपने बहुत अच्छा किया है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी आपके साथ है। तो चाय से ज़्यादा कितनी गर्म हो रही है, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि एक सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल को नुकसान हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मुझे HRA से तुरंत नोटिस आई कि आपने चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे तिवारी बोल दिया। वो खुश हैं, वो मेरे साथ हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस चीज़ को, वो इस चीज़ पे मेरी पीठ ठोकते हैं, शाबाशी देते हैं, मुझे ऑफिशियली शाबाशी देते हैं। नेशनल टेलीविजन पे आके HRA के जो चीफ हैं, HRA के जो सेक्रेटरी, उन्होंने बोला है कि मनोज मुंतशिर के साथ हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी थे। तिवारी होने में बुराई क्या है? लेकिन आप अपनी कविताओं, अपने गीतों में जातिवाद का इस्तेमाल किया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के मामले में आपने किया। तो मैं क्या कहूँ आपको, मैं आपको मनोज मुंतशिर कहूँ या मनोज शुक्ला कहूँ? आप मुझे मनोज मुंतशिर शुक्ला कहें, क्योंकि वो मेरी पहचान है। आपने एक और कहा बीच में, मैंने आपको पढ़ा था कि
आपसे पहले जो लिखा गया है वो ये तय करता है कि आप आगे क्या लिखेंगे। तो आपको लगता है कि जो लिखा जा रहा है वो मौलिक नहीं है? कुछ कभी मौलिक नहीं था। मौलिक वाल्मीकि की रामायण थी, उसके बाद कुछ मौलिक नहीं लिखा गया कहीं। आप ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं जो हवा में ऑलरेडी गूंज नहीं रही है चीज़। जो विचार हैं उनकी शक्लें बदलती रहती हैं। मैं दुनिया के बड़े से बड़े राइटर्स की अगर बात करूं, बड़े से बड़े राइटर्स की, वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि कंप्लीट ओरिजिनलिटी, 100% मौलिकता नाम की कोई चीज़ वजूद में ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है। अब होता क्या है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं एक मौलिक गीत है, आप मानते हैं मौलिक है ना? मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो मेरी तो बड़ी शान है इसमें कि मैंने मौलिक लिखा। मैं कह रहा हूं मौलिक नहीं है, और मैं पब्लिक के सामने कह रहा हूं, आपके पोर्टल के माध्यम से बोल रहा हूं। मैं इंस्पायर्ड हूं कर चले हम फिदा से, लेकिन चोरी नहीं है। एकदम ने एक वर्ड नहीं मिलेगा आपको कर चले हम फिदा का, आपको एक इमेजरी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने वो जो इमोशन है, जो रॉ इमोशन है कि शहादत के वक्त एक इंसान के दिमाग में, एक सिपाही के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो मैंने कैफी आजमी से चुराया है। और मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। दुनिया में किसी ने मेरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं अपने पर इल्ज़ाम खुद ले रहा हूँ। तो ये मान लूँ कि मैं जो गीतकार हैं वो गीत लिखने के लिए शब्द चुराते हैं? चुराते नहीं, और आप भी चुराते हैं? नहीं, शब्द कोई नहीं चुराता। शब्द पे किसी की बपौती नहीं, किसी कॉपीराइट नहीं। हर शब्द आपका भी है, मेरा भी है। लेकिन हाँ, विचार 101% विचार प्रेरित करते हैं, क्योंकि जिन्होंने मुझसे पहले लिखा है, अब अगर कैफी साहब ने भी लिखा कर चले हम फिदा, तो उन्होंने भी कुछ सुना रहा होगा, कहीं कुछ उनके दिमाग में रहा होगा। मजे की बात यही जो मैं कह रहा हूं आपसे, कि जब तक आप को वो मच्छका स्थाने मच्छका नहीं कर रहे हैं, तब तक आप सही काम कर रहे हैं। यही साहित्य की सेवा है। अभी जयप्रकाश चौकसी बहुत फिल्मी पत्रकार रहे हैं, उनकी डेथ हुई है अभी कुछ दिनों पहले, हमारे बहुत करीबी रहे हैं। वो हमेशा ये कहते थे कि अगर मैं लिखता नहीं तो लोगों की हत्याएं करता। तो अगर आप लिखते नहीं तो क्या करते? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं लिखता नहीं तो मैं होता ही नहीं, क्योंकि 6-7 साल का था जब से मैंने अपने अंदर ये बात महसूस की थी कि मैं लिखना चाहता हूँ। जब महसूस किया, पढ़ाई करता रहा मैं, जैसे आम बच्चे करते हैं ना, और बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ मैं, तो मुझसे भी उम्मीदें थी कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था मैं, पढ़ाई में कभी ढक्कन नहीं रहा। ये सब उम्मीदें थी, पर मैंने आज तक एक CPMT नहीं दिया, मैं एक मेडिकल टेस्ट, मैंने अपने पापा से 250 रुपये का फॉर्म भी नहीं भरवाया आज तक कभी। डे 1 पे मैंने बोल दिया था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, और मुझसे पूछते थे क्यों नहीं हो पाएगा? फर्स्ट क्लास हो, टॉपर हो, हर जगह लोग तुमको देखते हैं तो बोलते हैं कि मनोज से अच्छा कोई पूरे क्लास में नहीं है। मैंने कहा उनको लगता होगा, क्योंकि वो जहाँ मेरा कंपटीशन देख रहे हैं, मैं उस कंपटीशन में खुद को देख ही नहीं रहा। मुझे इनसे अच्छा होना ही नहीं है जो 20 बच्चे क्लास में हैं। मेरे पास कुछ है जो प्योर गोल्ड है, उसको ये देख नहीं रहे। वो जो प्योर गोल्ड है ना, मुझे बाजार में वो लेके जाना है। मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं बड़ा साधारण डॉक्टर बनूंगा। मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, बड़ा मामूली इंजीनियर बनूंगा। मैं राइटर बनूंगा, हो सकता है मैं दुनिया बदल दूँ। तो जैसे मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक दर्द है जो आपके भीतर मतलब बेचैनी के साथ मचल रहा है। तो इसमें एक सवाल है मेरा कि आपकी जो माया नगरी है उसमें वामपंथ और दक्षिण पंथ 2 अलग अलग हिस्से हैं। माया नगरी देश से अलग थोड़ी है। तो जैसे देश में हर जगह है, वैसे माया नगरी में भी है, बिल्कुल है, और होता ही है। तो क्या इसीलिए अगर दक्षिण पंथ और वामपंथ में बटा हुआ, क्या इसीलिए कि जो 84 के जो दंगे हैं, सिख दंगे, उन पर कोई फिल्म नहीं बनी? और अभी 2 दिन पहले जो है कश्मीर के जो मतलब जिस तरीके से त्रासदी जो कश्मीर की, उस पर अभी फिल्म बनी है, पहली बार एक सच्ची घटना पर फिल्म बनी है। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके इतने बड़े फिल्मकार थे, उनको इन दोनों देश के सबसे बड़े और दर्द से भरे इन दोनों घटनाओं में कोई कहानी नहीं मिली? डरे हुए थे, डर का माहौल था। फिर आप कहेंगे कि मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2014 के पहले हम इंडिया में जी रहे थे, 2014 के बाद हम भारत में जी रहे हैं। इतना अंतर तो आया है, और ये तो हम सबको मान लेना चाहिए। 2014 के पहले लिबरलिज्म अपने सबसे गंदे स्वरूप में हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा था। आपको हर चीज़ के लिए लिबरल होना है, और लिबरल होना भाई साहब ये एक ऐसी प्रिविलेज है जिसका मज़ा वही ले सकता है जिसके पास दुनिया में सब कुछ हो, जिसके अपने घर में कोई न मरा हो। आपके घर में किसी की जान जाए, फिर आप लिबरल होकर दिखाएं। संवेदन शून्य होने का नाम लिबरल होना है। जब आपके अंदर संवेदनाएं होती हैं, जब आप खंजर किसी पे भी चले तड़पते हैं हम अनीस, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जब आपको दिल्ली के दंगों में मरने वाले सिख के अंदर
घोंपा गया छुरा आपको लगता है कि आपके अंदर चला है, तब आप लिबरल नहीं रह सकते, तब आप चीखते हैं। और तब आपके चीखने में एक असर्टिवनेस होती है, तब आपके चीखने में एक कोलाहल होता है। और चीख सुर में नहीं आती है कि आपके कानों को बड़ी अच्छी लगे, वही तो वेदना है, वही तो चीख है। हम बड़े कंट्रोल्ड साउंड के आदी रहे हैं फिल्मों में, इतने डेसिबल, इतना नॉइज़, इतना संगीत, चीख है वो। तो चीखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, इतना दबा के रखा गया था हमें। और कमाल की बात है कि अब जब लोग चीखने लगे हैं तो कहा जा रहा है कि हम असहिष्णु हो गए हैं। ये भी एक ऐसी थ्योरी है कि मुझे तो इस पर हंसी आती है कि सिर्फ इसलिए कि मैं रो पा रहा हूँ तो मैं असहिष्णु हो गया। इतने दिन मैं चुप रहा, जबरा मारे रोने न दे, हमारे यहाँ गांव में उत्तर प्रदेश की कहावत है। सिख दंगों में लोगों को कहानियां नजर नहीं आई 84 के। 90 की बात है, कश्मीर में 1.5 लाख कश्मीरी हिंदू, जिनको कश्मीरी पंडित भी कहते हैं, वो विस्थापित कर दिए गए और दिल्ली की सरकारें सोती रहीं। एक फिल्म बनी भी अभी कुछ साल पहले, और उस फिल्म को देखने के बाद जो लोगों का रिएक्शन था, वो जो उस त्रासदी से गुजरे थे, जो विस्थापित हुए थे, जिनके बाप दादा वहाँ से विस्थापित हुए थे, वो चीख पड़े, रो पड़े वो फिल्म देख के। वो बोल रहे हैं ये क्या है, तो कभी हुआ ही नहीं था, ये तो सैनिटाइज कर दिया आपने, ये तो आपने वही ढोल पीटना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाईचारा। ट्रबल्ड हिस्ट्री को एक्सेप्ट किए बिना दोस्ती नहीं हो सकती है। हमारे आपके बीच में अगर कोई इतिहास रहा है जहाँ के कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, पंत साहब बात करते हैं उसके बारे में। जब हम बात कर लेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। आप बात नहीं करना चाहते, आप उस पर मिट्टी डालना चाहते हैं, और मिट्टी नहीं डाली जा सकती है। ये एक कहानी है। विवेक रंजन अग्निहोत्री को मेरा प्रणाम, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई ऐसी कहानी कहने की, और ये हिम्मत दिखाने का खामियाजा वो भी भुगत रहे हैं। मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ, वो पल्लवी जी, सब हम सब पारिवारिक मित्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये फिल्म किसी बड़े शोहरत और ख्याति के लिए बना ली। ये फिल्म उन्होंने एक कहानी कहने के लिए बनाई है, और बदकिस्मती से इसका जो अंजाम है, इसकी भरपाई है, वो उनको किसी न किसी रूप में फिल्म इंडस्ट्री में भी करनी पड़ेगी। पर वो बहादुर हैं, वो ब्रेव हैं, वो कर रहे हैं। और ऐसी कई कहानियां आने वाले समय में आगे आएंगी, आप देखते रहिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि जन जागरण हो चुका है, दुनिया बदल चुकी है। एक रेनेसां के पीरियड से हमारी फिल्म इंडस्ट्री गुजर रही है। पहले हम जिन चीज़ों को बोलते हुए डरते थे, आज हम उन चीज़ों को सीना ठोंक के कहते हैं। तो आप भले ही ये कहते हो कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं आपसे जिस वक्त आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आपके भी हीरो हैं। क्यों नहीं है, और क्यों ना हो प्रधानमंत्री हीरो मेरे। एक आदमी जो कि समाज के सबसे निचले तबके से उठता है और देश के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, और बार बार अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं वो। तो आपके जो ये विचार हैं, इन्हीं विचारों से आपके जो विरोधी हैं ये कहने लगे हैं कि ये रोमांटिक गीत लिखने वाला जो मनोज मुंतशिर है, वो केंद्र सरकार के गीत गाने लगा है। आप बता दें मुझे, मेरा एक पोस्ट, एक ट्विटर, ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं, आप मुझे कहीं बताएं जहां मैंने किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान किया हो। एक जगह आप बता दें। मैं करता ही नहीं हूं। मेरे लिए राष्ट्र पहले है, मेरे लिए सनातन पहले है। जो राष्ट्र की बात करेगा मैं उसकी बात करूंगा। आप आ जाएं, कोई भी। अब बाकी पार्टियां नहीं करती तो मैं क्या करूं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि भारत एक अखंड राष्ट्र है। मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीयता दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। मैं ये बोल रहा हूं कि सनातन के साथ आप जियो, क्योंकि जो सनातन मूल्य है वो बहुत बड़े हैं। अब इन सब के विरोध में बाकी पार्टियां खड़ी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं उनके विरोध में खड़ा हो गया। तो क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? ये तो मतलब एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं चाह के भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये कभी ना क्वेश्चन आया है, ना मेरे दिमाग में आया है, ना किसी ने मुझसे पूछा है, और ना मैंने इस पर सोचा है। लेकिन अमेठी मेरा है। मैं अमेठी की मिट्टी का जाया हूँ, और अमेठी के कण कण से मुझे प्यार है। अगर अमेठी की सेवा करने का मौका मुझे कभी किसी तरीके से भी मिलता है, ज़रूर नहीं चुनाव लड़के मिले, किसी भी तरीके से, मैं तो एक एनजीओ भी ओपन करने की कोशिश में हूँ कि एक बढ़िया एनजीओ जो वाकई कुछ करके दिखाए, ग्राउंड पे कुछ करके दिखाए। तो मैं अमेठी के लिए, मेरा तन मन धन, मेरे शरीर का एक एक रोम हमेशा उपस्थित है, हमेशा हाजिर है। जब भी अमेठी को ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ नजर आऊँगा। आखिरी में एक सवाल है कि हर चीज़ का एक ब्रेक होता है जी। तो आपके जो सपनों का आसमान है वो कितना बड़ा है? मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मेरा एक सपना पूरा होता है तो मैं दूसरा देख लेता हूँ। तो मैं जब आया था यहाँ तो मैं लेखक बनना चाहता था, सिर्फ लेखक। और मैंने टेलीविज़न पे जो सबसे बड़ी चीज़ें हुई वो मैंने लिखी, वो चाहे
केबीसी हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें। और फिर मुझे याद आया कि मेरा पहला सपना गीतकार बनना था, तो मैंने गीत लिखे। और गीत लिखने की, अब इसे पराकाष्ठा ही कह लें मेरे ख्याल से, तेरी मिट्टी, मैं लिख तो बहुत कुछ रहा हूँ। फिर बाहुबली जैसी फिल्म के संवाद लिखे। फिर अचानक लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इस देश में लेखक नाम तो बन जाता है, लेखक चेहरा नहीं बन पाता। तो चेहरा भी बनना चाहिए आपको, अपने लिए नहीं, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, हज़ारों लाखों एस्पायरिंग राइटर्स के लिए। मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने मेहनत की, टेलीविज़न पे आता रहा, मैं एक चेहरा भी बना, लोग मुझे पहचानते भी हैं। अब एक चीज़ लगती है, बार बार महसूस होती है कि आपके सारे शब्द, आपकी सारी भावनाएं, आपने जो कुछ तजुर्बा किया है जीवन के इतने वर्षों में, वो परिवर्तन के काम कैसे आए। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।